लास्ट क्लास हम लोगों कब हुई थी और क्या हम लोगों ने पढ़ा था? सर पश्चात पढ़ रहे थे हम लोग, पश्चात दृष्टिकोण। सर संविधानवाद की अवधारणाएं पढ़ रहे थे सर। अच्छा, संविधानवाद की अवधारणाएं चल रहा है। यस सर, जो उसी में वेस्टर्न की। अच्छा, संविधानवाद की अवधारणाएं। थोड़ा सा फीडबैक लेना जरूरी है कि क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ी और क्या क्या चीजें, चूंकि आपका सबसे बड़ा जो कष्ट का विषय था वो समाप्त हो गया है, मंथली टेस्ट का। अब आप लोग सीधे फाइनल एग्जाम देंगे। सर वो अपॉर्चुनिटी थी, कष्ट नहीं था। नहीं, काफी लोगों को कष्ट हो रहा था उसमें। तो हम लोगों ने संविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा या उदारवादी अवधारणा देखी थी। सर साम्यवादी पढ़ रहे थे हम। साम्यवादी हम लोग देख रहे थे, साम्यवादी अवधारणा। तो पाश्चात्यवादी अवधारणा आप लोगों ने देखी, उसमें कुछ समस्या किसी को कुछ ना समझ में आया हो पाश्चात्यवादी अवधारणा, क्योंकि काफी लंबा डिस्कशन हम लोगों ने उस पर किया, एक लंबी बातचीत उस पर हुई। पाश्चात्य संविधानवाद या पाश्चात्यवादी संविधानवाद की जो अवधारणा है उस पर हम लोगों ने काफी लंबी चर्चा की। आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं होगा छुट्टियों में, पढ़ा? सर एक क्वेश्चन है, बताइए। सर जो संविधानवाद के प्रकार हैं, यानी सर संविधानवाद की अवधारणाएं नहीं। सर उसको बता दीजिए सर। एक हम सॉल्व में क्वेश्चन देख रहे थे तो एक क्वेश्चन था संविधानवाद के प्रकार का। यस सर। ठीक है, चलिए वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए, एक जो दूसरा हम लोगों को पढ़ना है, जो मार्क्सिस्ट या सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद की साम्यवादी अवधारणा। देखिए, साम्यवादी अवधारणा से समझने के पहले दो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि साम्यवादी कॉन्सेप्ट क्या था, यानी जो साम्यवादी विचारधारा थी उसकी मूल मान्यताएं क्या थी। क्योंकि जब आप संविधानवाद पढ़ने जा रहे हैं तो वो पूरी की पूरी जो मूल अवधारणा है उसी पे डिपेंड करेगी और उसी पे आधारित हो। जैसे हमेशा जो साम्यवादी विचारधारा है दो प्रकार के वर्गों की बात करेगी, क्लास स्ट्रगल की बात करेगी, पोल्ट्रेट वर्ग, सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की बात करेगी, किसी प्रकार से राज्य का समर्थन नहीं करती, राज्य विहीन समाज का समर्थन करती है, राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज का समर्थन करती है। तो ये सारी चीज जो उसकी मूल अवधारणाएं हैं वो कहीं न कहीं उसके कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में यानी उसके संविधानवाद की अवधारणा में भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। इस प्रकार की अवधारणा वाले देशों के संविधान स्वतः साध्य नहीं होते हैं। यह स्वतः साध्य का मतलब कि इनके लिए साधन की आवश्यकता पड़ती है, ये स्वतः नहीं प्राप्त किए जा सकते। और वह साधन कौन सा होगा? वह साधन होगा क्रांति। यह अवधारणा वैज्ञानिक समाजवाद की विचारधारा को व्यवहारिक रूप में प्रयोग करने का एक साधन उपलब्ध कराती है। संविधानवाद की इस अवधारणा में संविधान का अर्थ सरकार की शक्तियों को सीमित करना नहीं, वरन उन्हें इतना अधिक विशद और व्यापक बनाना है ताकि श्रमिक राज्य के आदर्श को प्राप्त किया जा सके। श्रमिक राज्य कैसा राज्य होगा? श्रमिक राज्य ऐसा राज्य होगा जिसमें सभी सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व होगा, सभी वर्ग के लोग सत्ता में काबिज होंगे और किसी प्रकार से किसी का शोषण नहीं होगा उस समाज में। तो दो चीजें अलग हुई। एक तो आप वहां पे उदारवादी और पाश्चात्यवादी अवधारणा में क्या देख रहे थे? शासन को सीमित किया जा रहा था। यहाँ पे शासन को सीमित नहीं किया जा रहा, उसकी शक्तियों को असीमित किया जा रहा है। और किस लिए किया जा रहा है? क्योंकि श्रमिक राज्य के आदर्श को प्राप्त करना है। सोवियत विचार के अनुसार संविधान कोई स्थिर वस्तु नहीं है, यह एक गतिशील तथा परिवर्तनशील है और विश्व के अन्य सभी देशों से
संवैधानिक विधि या मौलिक विधि को विशेष मान्यता प्रदान की जाती है और अन्य सब प्रकार की विधियां मौलिक विधि के अधीन होती हैं, लेकिन सोवियत मान्यता इस परंपरागत मान्यता के विपरीत है। सोवियत मान्यता क्या है? सोवियत मान्यता यह है कि वहां पर सर्वोच्च स्थान राज्य के संविधान को न प्रदान करके बल्कि दल की नीति को प्रदान किया जाता है। आप इस चीज को साम्यवादी चीन और रसिया में दोनों जगह पे देख सकते हैं। जहां पे भी साम्यवादी शासन होगा वहां पे संविधान या राज्य या राष्ट्र इन सबसे ऊपर किसको मान्यता प्रदान की जाती है? दल को मान्यता प्रदान की जाती है। दल का जो संगठन होगा वही कार्यकारी संगठन होगा, उसी संगठन के अनुसार उसके जैसा भी वो स्ट्रक्चर निर्मित करेगा उसी स्ट्रक्चर के अनुसार सारे लोग सारे देश काम करेगा। एक प्रमुख साम्यवादी स्टालिन है। स्टालिन ने इस बारे में कहा भी है कि दल के निर्देश के बिना हमारी परिषदों में या अन्य सार्वजनिक संगठनों में किसी महत्वपूर्ण राजनीतिक या संगठनात्मक समस्या के विषय में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। आप देखिए चीन में, रसिया में, अन्य जो साम्यवादी देश हैं, इन सभी स्थानों पर जो साम्यवादी दल है वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट भूमिका में रहता है हमेशा। और यही कारण है कि दल को इतना महत्वपूर्ण या दल को इतना इंपॉर्टेंस प्रदान किया गया है कि उसके आदेश के बिना, उसके निर्देश के बिना किसी भी महत्वपूर्ण राजनीतिक और संगठनात्मक समस्या के विषय में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। सोवियत या साम्यवादी संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा में आर्थिक शक्ति का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि साम्यवादी पूरी की पूरी अवधारणा किस पे डिपेंड करती है? आर्थिक तत्वों से ही उसने पूरे क्लास जो डिवीजन किया है वो भी आर्थिक आधार पे किया है, राज्य को जो विभाजन है वो भी आर्थिक आधार पे है। तो उसके जो पूरी थ्योरी का जो बेस है वो किस पे है? वो आर्थिक आधार पर है, आर्थिक शक्ति के आधार पर। इसलिए साम्यवादियों के अनुसार संविधान को व्यवहारिकता तभी प्राप्त हो सकती है जब आर्थिक शक्ति पर नियंत्रण हो। किसका? सार्वजनिक प्रभुत्व हो, श्रमिक वर्गों का प्रभुत्व हो, और इससे ऐसी संस्थाओं की स्थापना अपेक्षित है जिससे आर्थिक शक्ति कुछ लोगों के स्थान पर सब लोगों के हाथ में रहे। साम्यवादी मान्यता के अनुसार पाश्चात्य संविधानवाद सिर्फ औपचारिकता का सूचक है। पश्चिमी देशों में शक्तियों का तथा मूल अधिकारों का उपभोग वास्तव में जनसाधारण नहीं वरन मात्र धनी वर्ग करता है। इसलिए साम्यवादियों का कहना है कि आर्थिक शक्ति से सभी शक्तियों से उच्च है तथा प्रभावशाली है, और जब इसे नियंत्रण में रखकर राजनीतिक शक्ति जब इसे नियंत्रण में कर लिया जाएगा तो राजनीतिक शक्ति स्वतः अपने आप नियंत्रण में आ जाएगी। तो साम्यवादियों का ये मानना है कि सबसे पहले किसको? आर्थिक शक्ति को सर्वहारा वर्ग के पास आना चाहिए। जब आर्थिक शक्ति सर्वहारा वर्ग के पास आ जाएगी तो राजनीतिक शक्ति खुद ब खुद उसके पास आ जाएगी। साम्यवादी अवधारणा में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार किया गया है और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बहुत बल दिया गया है। वो कौन कौन से बिंदु हैं, वो कौन कौन से मुख्य उनकी विशेषताएं हैं, उसको हम लोग पॉइंट वाइज देखें अगर, तो उसमें सबसे पहली विशेषता आपने अभी पढ़ी भी कि शक्ति के आर्थिक पक्ष को बहुत सर्वोच्च माना जाता है। सामाजिक जीवन में शक्ति का जो आर्थिक पहलू है उसे बहुत ज्यादा डोमिनेंट भूमिका में प्रदर्शित किया जाता है, और इस आर्थिक पहलू द्वारा ही मानव का संपूर्ण सामाजिक जीवन संचालित और सक्रिय रूप से गतिमान रहता है। जिस वर्ग के हाथ में आर्थिक शक्ति होती है वह अन्य वर्गों पर सुगमता से अपना आधिपत्य जमा लेता है और वह वर्ग दूसरों को अपने लिए कार्य करने के लिए बाध्य करता है।
आर्थिक आधार पे ही आपने देखा होगा जो 6 मार्क्सवादियों ने 6 प्रकार के सोसाइटी का निर्माण किया। आदिम साम्यवाद, फिर पूंजीवाद, 6 प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन करते हैं। उसमें पूंजीवाद जो है चौथी अवस्था है। 5वीं और 6वीं अवस्था तो वो मानते हैं 5वीं और 6वीं अवस्था जो है वो हमेशा गतिमान रहती है। जब भी पूंजीवाद अपने चरम पर पहुंचता है तो तुरंत क्रांति करके उसको समाजवादी, जैसा कि अभी आपने बताया कि साम्यवादी लोग आर्थिक पक्ष को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, तो थोड़ा बहुत उन्हें तो पूंजीवादी भी होना चाहिए। आर्थिक शक्ति को महत्वपूर्ण मानने का मतलब पूंजीवादी कैसे हो गया? जैसे पूंजीवादी देशों में इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। आर्थिक शक्ति को क्यों इम्पोर्टेंट मानते हैं ये तुमने पहले नहीं देखा ना। आर्थिक शक्ति को इस लिहाज से इम्पोर्टेंट मानते हैं कि आर्थिक शक्ति के द्वारा ही समाज का निर्धारण हो रहा है, ठीक है। और ये जो आर्थिक शक्ति है, ये वो आर्थिक शक्ति, जिस आर्थिक शक्ति की आप बात कर रहे हो वो आर्थिक शक्ति नहीं है, ठीक है। ये आर्थिक शक्ति की बात कर रहे हैं क्योंकि आर्थिक शक्ति के आधार पर ही समाज का विभाजन हो रहा है। समाज किसने 2 वर्गों में बट रहा है। एक वर्ग कौन सा? एक वर्ग है पूंजीपति वर्ग है और दूसरा वर्ग है श्रमिक वर्ग है। श्रमिक वर्ग है। इन्हीं दोनों वर्गों के बीच की खाई को पाटने के लिए साम्यवादी क्रांति होती है। क्यों? क्योंकि श्रमिकों का जब शोषण बहुत अधिक बढ़ जाता है तो श्रमिकों के द्वारा क्रांति करके उस आर्थिक शक्ति का जो केंद्रीकरण किसके पास हो रहा था? पूंजीपतियों के पास हो रहा था। उस आर्थिक शक्ति के केंद्रण को समाप्त करके सर्वहारा पे अधिनायकत्व की बात करते हैं, यानी अब सबका शासन हो गया, यानी आर्थिक शक्ति सबके हाथ में चली गई। अब अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन लोग स्वयं कर सकते हैं। इस प्रकार की क्रांति की बात और इस प्रकार की आर्थिक शक्ति के डिवीजन की बात की गई है, ठीक है। वो पूंजीपतियों के पास जो आर्थिक शक्ति है उसी के कल्चर, उसी के रेवोल्यूशन की बात की जा रही है कि वो रेवोल्यूशन के द्वारा डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। अभी तक पूंजीपतियों के पास क्या है? पूंजीपतियों के हाथ में केंद्रीकृत है। वहां पे एक ही व्यक्ति के पास, जो पूंजीपति है उसी के पास सत्ता केंद्रित है, ठीक है। ओके सर। दूसरा, आर्थिक शक्ति द्वारा संपन्न वर्ग का, हमेशा आर्थिक शक्ति पे संपन्न वर्ग का प्रभुत्व होता है और इसी संपन्न वर्ग के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए साम्यवादी क्रांति की बात करते हैं और बिना क्रांति के किसी प्रकार के परिवर्तन का समर्थन नहीं करते हैं। उनका ये मानना है कि बिना क्रांति के परिवर्तन संभव नहीं है। सर साम्यवादी को ही लेफ्टिस्ट बोलते हैं ना सर? साम्यवादी को ही तो लेफ्टिस्ट बोलते हैं ना सर? लेफ्ट विचारधारात्मक रूप से लेफ्ट और राइट की बात की जाती है। हाँ। वैसे साम्यवाद और जो राइट विंग है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। हाँ सर, साम्यवादी विचारक को लेफ्टिस्ट ही बोलते हैं ना, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ, बोलते हैं। कारण उसके लिए ये है कि लेफ्टिस्ट जो थॉट है वो कहीं न कहीं उदारवाद का विरोध करती है। हाँ सर, ठीक है। इसलिए उसको साम्यवाद से जोड़ते हैं। तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि आर्थिक शक्ति के अधीन राजनीतिक शक्ति होती है। यदि राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति के अधीन होती है और समाज में विद्यमान सभी संस्थाएं आर्थिक शक्ति के समझ नतमस्तक होती है। इसलिए कहा गया है कि आर्थिक शक्ति संपूर्ण समाज में होगी तो राजनीतिक शक्ति भी संपूर्ण समाज के नियंत्रण में आ जाएगी। साम्यवाद की इन प्रमुख धारणाओं से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आर्थिक शक्ति सर्वोपरि है और इसे सार्वजनिक सत्ता के अधीन बनाना होगा, अर्थात शक्ति कुछ लोगों के हाथ से निकालकर उसे संपूर्ण समाज में निहित करना होगा। आर्थिक शक्ति को सार्वजनिक सत्ता के अधीन बनाने के लिए साम्यवादी जगत प्रायः कुछ संस्थागत व्यवस्थाओं का समर्थन करता है। जैसे हमने
आपको साम्यवाद के अंतर्गत चर्चा भी की थी कि कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजी हैं जो साम्यवादी हमेशा यूज करते हैं। उनमें मोड ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन के वितरण और साधन पर सार्वजनिक स्वामित्व की बात करते हैं, संपत्ति के समान वितरण की बात करते हैं और साम्यवादी दल के नेतृत्व की बात करते हैं। ये तीन प्रमुख ऐसी चीजें हैं जो किसी भी साम्यवादी किसी विचारक के बारे में जब आप बात करेंगे तो इन तीन पॉइंट्स पे आपको हमेशा देखेंगे कि इन संस्थागत व्यवस्थाओं के बारे में हमेशा बात की जाएगी और इनका समर्थन किया जाता है। साम्यवादी विचारधारा की जो बेसिक मान्यता है कि उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व आर्थिक शक्ति को अंततः कुछ लोगों तक केंद्रित करता है, जो पूंजीपति चाहते हैं, ये पूंजीपति जो करते हैं। लेकिन साम्यवादी क्या चाहते हैं? साम्यवादी यह चाहते हैं कि आर्थिक शक्ति का इस प्रकार केंद्रण न हो। इस प्रकार के केंद्रण से क्या होगा? इस प्रकार के केंद्रण से क्लास स्ट्रगल की भावना उत्पन्न होगी और क्लास स्ट्रगल होगा, यानी वर्ग संघर्ष होगा। किसके किसके बीच? पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के बीच। यस सर, मार्क्सवाद। और जब वर्ग संघर्ष होगा तो साम्यवाद की मान्यता में संविधानवाद के मूल लक्ष्य और साध्य तब तक व्यवहारिक नहीं बन सकते हैं जब तक उत्पादन और वितरण के दोनों साधनों पर, यानी जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है और जो डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ प्रोडक्शन है, ये दोनों पर जो स्वामित्व होगा वो किसका होगा? संपूर्ण समाज का होगा। यानी किसी प्रकार से सेंट्रलाइजेशन को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं साम्यवादी। उत्पादन और वितरण के साधनों का सामाजिक स्वामित्व संपत्ति के समान वितरण की व्यवस्था को अनिवार्य बना देता है। जब उत्पादन और वितरण दोनों पर समाज के सभी वर्गों का जब प्रभुत्व हो जाएगा तो जो संपत्ति है, जो ये आपके पास प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। क्यों? क्योंकि समाज के सभी वर्गों का शासन हो गया है। अब किसी एक को मतलब ये नहीं बायस नहीं किया जा सकता है कि किसी एक को ज्यादा दे दिया जाए, किसी एक को कम दिया जाए। इस प्रकार आर्थिक दृष्टि से ऐसी समानता वाले समाज में ही संविधानवाद व्यवहारिक बनता है। साम्यवादियों की मान्यता, आर्थिक समानता वाले समाज में किसी प्रकार का कोई वर्ग भेद नहीं होगा, सभी के हित समान होंगे। वर्गों के विशिष्ट हितों का प्रतिनिधित्व और सुरक्षा करने के लिए सभी राजनीतिक दलों को बनने की परिस्थितियां नहीं होती हैं, जो जिससे सभी के अपने अपने हित होंगे तो सभी का अलग अलग दल बन जाएगा। लेकिन जब सबके समान हित होंगे तो एक ही राजनीतिक दल बनेगा। अनेक राजनीतिक दलों के प्रोग्रेस की है, उनके जो बढ़ने की संभावना है वो समाप्त हो जाएगी। और यही कारण है कि साम्यवाद राजनीतिक दलों की अनेकता को स्वीकार नहीं करता है, परंतु साम्यवादी समाज के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समाज का नेतृत्व और निर्देशन होना आवश्यक है। इसलिए समाज के संपूर्ण साधनों और शक्तियों में समन्वय रखने के लिए एक दल के रूप में साम्यवादी दल की स्थापना की जाती है। और साम्यवादी दल की स्थापना और उसका एकाधिकार साम्यवादी समाजों पर उसका एक प्रमुख लक्षण है। इस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि संविधानवाद की साम्यवादी अवधारणा में समाज के मूल्यों, राजनीतिक आदर्शों और आस्थाओं की प्राप्ति के साधन पाश्चात्य संविधानवाद की अवधारणा से न सिर्फ भिन्न है बल्कि उनका अंत करने वाले हैं। जहां आप लिबर्टी की बात करते थे, जहां आप राइट्स की बात करते थे, इन पूरे जितने आपने साम्यवादी दृष्टिकोणों को पढ़ा, कहीं पे लिबर्टी राइट की बात नहीं की गई। तो उससे अलग भी हैं और उसको समाप्त करने वाले भी हैं। कैसे समाप्त करने वाले हैं? क्यों? क्योंकि जब आप क्लास स्ट्रगल की बात करेंगे और सभी को समान प्रकार का अधिकार देंगे, सभी को समाज में जो शासन करने की शक्ति है वो सबको समान रूप से मिलेगी, तो इस प्रकार के समाज में किसी प्रकार के राइट्स की बात आप नहीं कर सकते हैं। साम्यवादियों की मान्यता है कि संविधानवाद को
व्यवहारिक बनाने के लिए नियंत्रण की सतही व्यवस्थाएं प्रभावी नहीं हो सकती हैं। इसके अनुसार उत्पादन और वितरण के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व और संपत्ति का समान वितरण ही इसके लिए मूल व्यवस्थाएं हैं। जो साम्यवादी विचारधारा का या साम्यवादी संविधानवाद की जो अवधारणा है, इसको आप देखेंगे तो जो पूर्व सोवियत संघ है, वर्तमान का तो रसिया है, जो पूर्व का सोवियत संघ है या जो अन्य साम्यवादी देश हैं, उनके संविधानों में इसका स्पष्ट उदाहरण आप देख सकते हैं। लेकिन यदि हम सही ढंग से इन तमाम तथ्यों का विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट होगा कि सोवियत रूस में संविधानवाद केवल और केवल एक मजाक है। सैद्धांतिक रूप में वास्तव में वहां इसका अनुसरण बिल्कुल नहीं होता है। सोवियत रूस में राजनीतिक शक्ति के धारकों पर संवैधानिक नियंत्रणों की सारी संस्थात्मक व्यवस्थाएं केवल औपचारिक हैं। और ठीक इसी प्रकार जो अन्य साम्यवादी देश, चाहे चाइना का आप उदाहरण ले लीजिए या अन्य जो भी देश हैं उनका उदाहरण लीजिए, सब में यही व्यवस्थाएं लागू हैं। साम्यवाद वहां पर कहने के लिए है, लेकिन बेसिकली जो साम्यवाद का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से सैद्धांतिक रूप से इन देशों पर लागू होता है। साम्यवादी दल ही सोवियत संघ का एक ऐसा संगठन है जो संपूर्ण समाज के लिए न सिर्फ मूलभूत नीतियों का निर्धारण करता है वरन समाज के लक्ष्यों की भी व्याख्या करता है। और साम्यवादी दल ही उन नीतियों, उन प्रक्रियाओं और संरचनाओं का निर्णायक होता है। इस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि जो सोवियत संघ का संपूर्ण संविधान है वह एक मिथ है या धोखा है या एक मजाक है और यह क्रियान्वित नहीं होता है और इससे राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति का सही चित्रण भी नहीं होता है। और यही कारण है कि सोवियत संघ का वास्तविक संविधान तो अलिखित और अदृश्य ही था। अंत में आप ये कह सकते हैं कि रूस का संविधान और संविधानवाद भी उसी तरीके से है, क्योंकि संविधानवाद एक राजनीतिक खेल के प्रक्रियात्मक नियमों को स्थायी और संवैधानिक व्यवस्था वाले राजनीतिक समाज में ही यह संभव हो सकता है। ठीक है, ये आपकी साम्यवादी अवधारणा थी। दूसरा जो एक और है वो हम लोग देख लें तो हम लोग का ये पेपर समाप्त होगा, मतलब ये टॉपिक समाप्त होगा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। उसमें ये है कि देखिए दो प्रकार की चीजें आपने देख ली। एक तो पाश्चात्य या उदारवादी अवधारणा आपने देख ली, दूसरी साम्यवादी अवधारणा देख ली, और एक तीसरे प्रकार की अवधारणा है वह है विकासशील लोकतांत्रिक देशों में संविधानवाद की अवधारणा। क्यों? क्योंकि जिस समय संविधानवाद की अवधारणा का आप अध्ययन कर रहे हैं यह वह समय है जिसमें कई विकासशील देश, मतलब जो उस समय 9 स्वतंत्र देश थे, नए कॉलोनियल स्टेट्स आजाद हुए थे, उनके भी संविधान का अध्ययन करने के लिए संविधानवाद की बात की गई। क्योंकि ये जितने भी 9 स्वतंत्र देश थे ये साम्राज्यवाद की आजादी लड़ाई लड़के क्रांति करके आए थे, आजादी लेके आए थे। तो इन देशों में तमाम समस्याएं थी। जैसे किसी भी आजाद देश में जो कॉलोनियल स्टेट से आजाद हुआ था, जो साम्राज्यवादी ताकतों से आजाद हुआ था, उसके सबसे बड़ी समस्या थी उसमें राजनीतिक स्थायित्व की समस्या थी। क्योंकि अधिकांश विकासशील राज्य साम्राज्यवादी शक्तियों के दमन और शोषण के शिकार रहे और इन राज्यों में स्वतंत्रता की प्राप्ति के कई मार्ग रहे
और कहीं पर सत्ता का हस्तांतरण लंबी अवधि तथा राष्ट्रीय आंदोलन के बाद हुआ, कहीं अचानक या शांतिप्रिय ढंग से हुआ। ठीक है, राजनीतिक स्थायित्व की समस्या के साथ साथ आर्थिक विकास की समस्या बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आर्थिक विकास की समस्या राजनीतिक अस्थायित्व की स्थिति में और भी जटिल बन जाती है। जनता उन्नत सरकार के लिए हर प्रकार की मांग करती है, तो दूसरी ओर तकनीक और वैज्ञानिक जानकारी के अभाव में देश के साधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पाता है उसका। एक मिनट जरा आप लोग लाइन पर रहिएगा, मेरा डिपार्टमेंट से फोन आ गया। इसमें कोई है जो साम्यवादी विचारधारा को सपोर्ट करता है? कोई भी एनीवन पर्सन क्यों करता है? थोड़ा एग्जाम्पल